देखो अवनी, हमें कुछ नहीं सुनना। आज शाम को तुम्हें लड़का देखने चलना है बस। लेकिन पापा, हमने कहा ना चलना है तो बस चलना है। माँ, आप समझाओ ना पापा को, मुझे शादी नहीं करनी है। पापा क्यों नहीं समझ रहे हैं? अवनी मिस्टर हरीश द्विवेदी की बातों का विरोध करते हुए गायत्री जी से मिन्नत भरे लहजे में कहती है, बस बहुत हो गया तुम्हारा पागलपन। हम कब से कुछ बोल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम हमारे लाड प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए हमसे इस तरीके की बदतमीज़ी करो। हमने एक बार कह दिया सो कह दिया। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम, ये शादी तो किसी भी कीमत पर होकर ही रहेगी। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम लड़के को देख सुनकर करना चाहती हो या फिर बिना देखे सुने। अवनी को अपना आखिरी फैसला सुनाकर मिस्टर हरीश द्विवेदी कमरे से बाहर निकल जाते हैं और अवनी ठगी ठगी सी उन्हें जाते हुए देखती रह जाती है। मिस्टर हरीश द्विवेदी शहर का एक जाना माना नाम, दो दो कार्टून की फैक्ट्री और तीन तीन मेडिकल स्टोर के मालिक हैं, जिन्हें शहर का बच्चा बच्चा उनके नाम से जानता है। 4 लोगों के परिवार में अवनी उनकी बड़ी बेटी, जो अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके फारिग हुई है और फिलहाल घर पर ही है। अंकुर उनका छोटा बेटा, जो विदेश में रहकर पढ़ाई करता है और लंबी छुट्टियों पर ही घर आता रहता है। पत्नी गायत्री द्विवेदी एक हाउसवाइफ स्वभाव से, जितनी सीधी सादी उतनी ही सौम्य भी। अब आखिरी में आते हैं मिस्टर हरीश द्विवेदी, जो वैसे तो बहुत ही नर्म दिल के इंसान है, लेकिन जब बात उनके वसूलों और उनके इज्जत की आती है तो वो किसी की भी नहीं सुनते। कह सकते हैं कि भगवान की भी नहीं। अवनी को अपने पापा का फैसला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वो इस लड़के से तो क्या, अपने माता पिता के पसंद के किसी भी लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, और वजह था उसका किसी और लड़के से अंदर ही अंदर प्रेम करना। अवनी के माता पिता को ये बात पता तो थी, लेकिन वो अवनी के सामने इस मामले में अनभिज्ञ बने रहने में ही अपनी भलाई समझते थे। आखिरकार मिस्टर हरीश के फैसले के आगे अवनी की एक न चली और न चाहते हुए भी उसे शाम को उस लड़के से मिलने के लिए जाना ही पड़ा, जिसे उसके पिता ने उसके लिए पसंद किया था। समय शाम 6 बजे, स्थान 5 सितारा गंगोत्री होटल। लड़के की तरफ से लड़के के अलावा एक लेडीज़ और आई थी, जिसे वो लड़का ताई माँ कहकर पुकार रहा था। अवनी को ये देखकर बड़ा अजीब लगा कि लड़के के साथ उन ताई माँ के अलावा उसका और कोई सगा संबंधी नहीं आया था। बातों बातों में पता चला कि जब वो 4 साल का था तभी एक एक्सीडेंट में उसके माँ बाप गुजर गए थे, और तब से उसे इन्हीं ताई माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया था। वो उसके यहाँ एक आया के तौर पर नियुक्त हुई थी, लेकिन देखते देखते कब वो उसके लिए ताई माँ से बनकर सगी माँ से भी बढ़कर हो गई, ये उसे खुद भी नहीं पता चला। उस लड़के का उस औरत से खून का रिश्ता भले ही ना था, लेकिन उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई थी तो उसका कोई रिश्तेदार उसे अपनाने, उसे अपना नाम देने आगे नहीं आया, और तब ये ताई माँ ही थीं जिन्होंने उसे सीने से लगाकर बड़े नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया और माँ पिता की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। उसके लिए उनकी ममता में कभी कोई खोट इसलिए भी नहीं आ पाया क्योंकि उनकी खुद की कोई औलाद नहीं थी। शादी के 6 महीने बाद ही पति की मृत्यु हो जाने के पश्चात लोगों द्वारा समझाने पर भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और अपने पति के साथ गुजारे 6 महीनों की खूबसूरत यादों के सहारे अपनी ज़िंदगी अकेले ही काट देने का कठिन निर्णय ले लिया। और अब तो बेटे के रूप में उन्हें जीने मरने के लिए ममत्व का सहारा भी मिल गया था, जो उनके लिए भगवान के भेजे गए प्रसाद से कम नहीं था। अवनी जब से आई थी लड़के पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह शायद उसका उस लड़के में शादी को लेकर कोई इंटरेस्ट ना होना था। गायत्री के कहने पर उसने एक उचाट सी नज़र लड़के पर डाली और फिर बिना कोई रिस्पॉन्स दिए जड़वत बनी वैसे ही बैठी रही जैसे इतनी देर से बैठी थी। गायत्री के जोर देने पर अवनी ने उस लड़के से बातचीत की भी औपचारिकता निभाई, लेकिन इस मामले में अपनी पसंद नापसंद को लेकर चुप ही रही। लड़के को अवनी पसंद थी, लेकिन अवनी को लड़का पसंद था कि नहीं ये अभी संशय ही बना हुआ था। गायत्री को लड़का इतना पसंद आया कि उन्होंने अवनी के पिता से सलाह मशवरा करने के बाद अवनी की सहमति पाए बगैर ही लगे हाथ रोके की रस्म भी अदा कर दी, जिसमें उन्होंने शगुन के तौर पर लड़के के हाथ पर 2 ब्रांडेड सूट के कपड़े, एक सोने का चैन और 11,000 रुपये नकद रखे थे। लड़के की ओर से ऐसी कोई भी तैयारी नहीं थी, लेकिन रस्म तो उन्हें भी निभानी ही थी।
और तब लड़के की ताई माँ ने अवनी के माता पिता से रोके की कोई तैयारी ना होने की माफ़ी मांगते हुए अपने हाथ से सोने का कंगन उतार कर बड़े प्यार से अवनी के हाथों में पहना दिया, जो अवनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन गायत्री और हरीश जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर उसे अपनी मनोदशा पर कंट्रोल करना पड़ा। इस रोके की रस्म से सभी बहुत खुश थे सिवाय अवनी के, लेकिन इस चीज़ से उसके माता पिता को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो तो ये देखकर खुश थे कि लड़का निहायत ही सभ्य, संस्कारी और सुशील था, जो हर लिहाज से उसकी अवनी के लिए उपयुक्त था। लौटते हुए रास्ते भर अवनी अपसेट थी, बावजूद इसके उसने रास्ते में किसी से कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही घर आई उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। गायत्री और हरीश जी ये देखकर कुछ परेशान जरूर हुए थे, लेकिन उन्होंने इस बाबत उससे ना ही कुछ पूछा और ना ही कोई रिएक्ट किया, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने अवनी को लेकर जो फैसला लिया है वो उसके हित में है और बिल्कुल सही है। अवनी कमरे में अपनी ज्वेलरी उतार कर फेंकती जा रही थी और मन ही मन भुनभुनाती जा रही थी, ये माँ पापा का दिमाग भी खराब हो गया है। पता नहीं उन्हें ऐसा क्या दिखा इस महाशय में, जो मुझसे पूछने की भी जहमत नहीं उठाई और रोका ही कर दिया। जरा हिम्मत तो देखो उसकी, मुझे पसंद करने चला है, मुझे अवनी द्विवेदी को पसंद करने चला है। खुद की तो ना कोई शक्ल है, ना सूरत, ना ही कोई क्लास, लेकिन जनाब को लड़की सुंदर और क्लासी चाहिए। और सब तो छोड़ो, कपड़े तक पहनने की तहजीब नहीं है। कुछ भी पहना, मुंह उठाया और चले आए लड़की देखने। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि हर वक्त हर चीज़ में क्लास की दुहाई देने वाले पापा जी की पसंद इतनी घटिया कब से हो गई। अव्वू दरवाज़ा खोलो बेटा, अव्वू अव्वू। दरवाजे पर गायत्री जी खड़ी थीं और अवनी से दरवाज़ा खोलने की रिक्वेस्ट कर रही थीं, लेकिन इतनी आवाज़ लगाने पर भी गायत्री जी को अवनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। देखो बेटा, मैं जानती हूँ तुम इस रोके से खुश नहीं हो, पर यकीन मानो बेटा, हम लोग तुम्हारा भला ही चाहते हैं। दरवाज़ा खोल दो बेटा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। माँ प्लीज़ आप जाओ यहाँ से। चली जाऊँगी, पर एक बार मेरी बात तो सुन लो। कहिए क्या कहना है, अवनी ने झटके से दरवाज़ा खोलते हुए गायत्री जी से गुस्से में कहा। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम हम लोगों से नाराज़ हो, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखो, क्या हम तुम्हारा बुरा चाहेंगे? नहीं बेटा, हम सब तुम्हारा बुरा कभी भी नहीं चाहेंगे, बल्कि हम तो तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे लिए हर लिहाज से अच्छा ही करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, यही अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ये जानते हुए भी कि मैं शादी नहीं करना चाहती, ज़बरदस्ती मेरी शादी करा रहे हैं, और वो भी ऐसे लड़के से जिसका ना कोई ठौर ना ठिकाना, ना कोई आगे ना पीछा, ना तो कोई क्लास ना तहजीब। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि देव बहुत ही सिंपल सा दिखने वाला लड़का है, लेकिन उसके अंदर तमीज़ और तहजीब की कोई कमी नहीं है। वरना तुम ही सोचो, आजकल के लड़के जहाँ लड़की देखते ही बड़ों का लिहाज त्याग कर लड़की से बात करने को आतुर हो जाते हैं, वहीं उसने ऐसी कोई निर्लज्जता नहीं दिखाई। और तो और उसने तुमसे तभी बात किया जब हमने उसे तुमसे बात करने के लिए फोर्स किया। तुमने एक बात शायद नोटिस नहीं की, वो चाहता तो तुमसे अकेले में बात करने की इच्छा जता सकता था, लेकिन उसने हम सभी बड़ों के सामने ही तुमसे बात करना मंजूर किया। मैं तो यही देखकर खुश हो गई कि तुमसे बात करते समय उसने तुम्हारी ओर एक बार भी अपनी नज़रें नहीं टिकाई। इससे पता चलता है कि उसके अंदर संस्कार कूट कूट कर भरा हुआ है। एक लड़की की इज्जत करने के साथ ही बड़ों का कितना लिहाज है उसके अंदर। और उसकी आवाज़ की तो तारीफ़ ही क्या करूं, कितनी मिठास, कितनी मधुरता थी उसके आवाज़ में। और सबसे बड़ी बात, बड़ों के लिए कितनी इज्जत है उसके दिल में। ताई माँ से खून का रिश्ता न होते हुए भी उन्हें अपनी माँ का दर्जा देता है, कितना सम्मान करता है उनका। वरना आजकल तो लड़के बड़े हुए नहीं कि अपने सगे माँ बाप से भी बात करने की तहजीब भूल जाते हैं। गायत्री जी की बातों का अवनी पर कोई खास असर नहीं हुआ। वो सब मैं नहीं जानती माँ, बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे वो लड़का रत्ती भर भी पसंद नहीं आया। और फिर आप ये सब इतने दावे से कैसे कह सकती हैं? ये सब उसका दिखावा भी तो हो सकता है। आखिर हम उसे जानते ही कितना है। घंटे 2 घंटे की मुलाकात में आप किसी अजनबी को लेकर अपनी राय कैसे बना सकती हैं माँ? तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन एक सच ये भी है कि तुम्हारे पापा ने और मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं।
अब इतने भी नासमझ नहीं है हम कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर दिखावा और असलियत में परख ना कर सकें। माँ आप समझ क्यों नहीं रही हैं? क्यों मुझे ज़बरदस्ती ऐसे शख्स से शादी करने को मजबूर कर रही हैं जिसे मैं ठीक से जानती भी नहीं? इसमें कौन सी बड़ी बात है? नहीं जानती है तो जान जाओगी। अब देखो ना, तुम्हारे पापा ने और मैंने तो शादी से पहले एक दूसरे को देखा तक नहीं था, तो क्या हम में प्यार नहीं? एक दूसरे को समझने की क्षमता नहीं? 25 साल हो गए हैं हमारी शादी को, आज तक हमारे बीच किसी भी चीज़ को लेकर तू मैं नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसकी नौबत ही नहीं आई कभी। इतना समझते हैं हम एक दूसरे को। फिर ज़रूरी तो नहीं कि शादी से पहले जिसे हम अच्छे से जानते हों या पहचानते हों उसके साथ ही पूरी ज़िंदगी अच्छे से काटी जा सकती है। देखो अब्बू, ये बात समझने के लिए अभी तुम बहुत छोटी हो, पर यकीन मानो मैं और तुम्हारे पापा तुम्हारी भलाई ही चाहते हैं। अब कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? अच्छा, क्या तुम्हें पाथवी याद है? अरे वही तुम्हारे देहरादून वाले मामा जी की लड़की, जिसने मामा जी के खिलाफ जाकर अपने पसंद के लड़के से शादी की थी। हाँ याद है। तो फिर तुम्हें यह भी पता होगा कि उसकी मनचाही शादी का अंजाम क्या था। उसने मामा जी के ऊपर जाकर अपने पसंद के लड़के से शादी करने को तुम्हारे मामा जी को मजबूर तो कर दिया था, और मामा जी ने भी बेटी की खुशी के लिए अपनी पसंद को दरकिनार कर उसके पसंद से उसकी शादी करवाने में ही अपनी भलाई समझी थी। लेकिन उस शादी को हुए 1 साल भी नहीं गुजरा होगा कि उन दोनों के बीच तलाक लेने की नौबत आ गई। वो तो भला हो शेखर का, जिसने मामा जी की अच्छाई की वजह से पाथवी की सारी सच्चाई जानकर भी उसे अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को दूसरी बार जीने का मौका दिया। और सिर्फ मौका ही नहीं दिया, उसे अपना नाम देने के साथ ही समाज में इज्जत और दिल में जगह भी दी। आज देखो, जिसने उस लड़के के चक्कर में मामा जी की पसंद शेखर को नापसंद कर दिया था, आज वही पाथवी शेखर के गुणों का बखान करते नहीं थकती। कितनी अच्छी बॉन्डिंग है दोनों में, और प्यार तो इतना गहरा कि दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते। हाँ वो सब तो मैं जानती हूँ, लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रही हो? मैं तुमसे ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम सही फैसला ले सको। मैं कुछ समझी नहीं माँ, आप कहना क्या चाहती हैं? अवनी गायत्री जी से अपनी नज़रें चुराते हुए दबी जुबान में लड़खड़ाते हुए बोली, मैं वही कहना चाह रही हूँ जो तुम समझ रही हो, और तुम अच्छे से समझ रही हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हमें पता है कि तुम्हें इस शादी से इनकार क्यों है। गायत्री जी की बात सुनकर अवनी उन्हें संशय भरी नज़र से देखती है। देखो अवनी, जो तुम चाहती हो वो कभी नहीं हो सकता। ऐसे कैसे किसी को बिना देखे बिना जाने तुम उस रिश्ते की झूठी आस में बैठी रह सकती हो? प्यार वार अपनी जगह है, लेकिन किसी शख्स के लिए ऐसा पागलपन ये ठीक नहीं है। सिर्फ उसके शब्दों को पढ़कर तुम्हारा उसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना ये कहाँ तक सही है? और तब जब तुम्हें ये भी नहीं पता कि उसके दिल में तुम्हारे लिए वो फीलिंग्स है भी या नहीं जो तुम्हारे दिल में उसके लिए है। ये सब कहानियाँ फिल्मों में अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। तुम भले 24 की हो गई हो, लेकिन हमारी नज़र में तुम अभी अपना अच्छा बुरा सोचने में असमर्थ हो, और ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि तुम्हारी नादानियों को नज़रअंदाज करके तुम्हें सही रास्ता दिखाएं। तुम्हारे लिखे गए लेटर के जवाब में उसके 1-2 लेटर क्या आ गए, तुम तो इसे प्यार ही समझ बैठी। ज़रा सोचो, तुम्हारे जैसी न जाने कितने फैंस होंगे उसके जो उसे लेटर लिखते होंगे, उससे मिलने को कहते होंगे, उससे बात करना चाहते होंगे। हो सकता है वो भी उन सब के जवाब में औपचारिकता बस अपने खास फैंस को लेटर में जवाब लिखता हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उन सभी से प्यार करने लगे। उसकी भी कुछ मर्यादाएं होंगी, कुछ वसूल होंगे। फैंस को जवाब देना उसकी मजबूरी होगी। अब ऐसे में कोई तुम सा पागल इसे प्यार का नाम दे दो तो ये उसकी गलती है ना। अब इसमें उस बेचारे का क्या कसूर? मेरी बात मानो बेटा, देव से शादी कर लो। देव से अच्छा जीवन साथी तुम्हें कभी नहीं मिल सकता, और ये मैं तुम्हें पूरे विश्वास के और व्यक्तिगत अनुभव से कह रही हूँ। गायत्री जी बोलती जा रही थी और अवनी उन्हें भाव शून्य हो एकटक निहारती जा रही थी। उसे इस तरीके से भाव शून्य में खुद को निहारता देखकर गायत्री जी उसकी मनोव्यथा को भांपते हुए कहती हैं, हो सकता है कि तुम्हें अभी मेरी बात अच्छी ना लग रही हो, लेकिन ये तुम्हारे पूरे भविष्य का सवाल है। किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता, और तुम्ही ने तो कहा अभी कि किसी को बिना जाने किसी के बारे में कोई राय कायम करना समझदारी नहीं है।
तुम भी तो वही कर रही हो जिसे तुमने देखा नहीं, जिसे तुम जानती नहीं, फिर उसके बारे में ऐसा ख्याल क्यों रखना। हो सकता है तुमने अभी तक केवल उसके एक रूप को जाना हो जिसमें तुम्हें सिर्फ अच्छाई दिखती हो, उसके और भी रूप हों जो किसी को ना पता हो। वो सनकी भी हो सकता है, लंगड़ा भी हो सकता है, शराबी भी हो सकता है, शक्ल सूरत से भी बुरा हो सकता है, आवाज़ भी मोटी भद्दी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब तुमने तो उसे देखा नहीं, ना ही उसे व्यक्तिगत तौर पर जानती हो। ये भी हो सकता है कि सामने से देखकर तुम उसे पसंद ना करो। मेरे ख्याल से जो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ तुम अच्छे से समझ रही होगी। अवनी अब भी गायत्री जी की बातों पर चुप ही थी। क्या करूँ, एक पत्नी होने के साथ साथ एक माँ का दिल भी है मेरे अंदर, और सच यही है कि एक माँ अपने बच्चे को उदास कभी नहीं देख सकती। रास्ते भर की तुम्हारी चुप्पी और यहाँ आने पर भी तुम्हारा किसी से कोई बात ना करते हुए सीधे अपने कमरे में चले आना खल रहा था मुझे, इसलिए तुम्हें समझाने चली आई। नहीं तो अपने पापा को तो तुम जानती ही हो, उसूलों के कितने पक्के हैं। एक बार अगर कोई फैसला ले लिया तो फिर किसी भी कीमत पर पीछे हटना नहीं जानते। चलती हूँ, लेकिन एक बार अपनी माँ की बातों पर ठंडे दिमाग से गौर जरूर करना। अवनी की माँ तो चली गई थी अवनी को समझा कर, लेकिन अवनी समझने की बजाय माँ की बातों में और उलझ गई। वो दो राहों पर खड़ी हो खुद के ही फैसले पर दुविधा में आ गई। माँ की कही एक एक बात उसके जहन में फ्लैशबैक होकर घूम रही थी। क्या माँ सच कह रही थी? ये मेरा पागलपन है? क्या हम किसी ऐसे आदमी से दिल से नहीं जुड़ सकते जिसे हमने कभी देखा ना हो? क्यों नहीं जुड़ सकते? किसी को देखने के लिए ऊपर की दो आँखों की क्या ज़रूरत? मन की आंखें ही काफ़ी होती है, और मेरा मन उनके हर शब्द से उन्हें महसूस करता है, उनके एहसास को, उनके ख्यालों को, उनके अंदाज में जीता है। उनका मुझे लेटर लिखना अपने फैंस को खुश करने के लिए कोई औपचारिकता ही सही, लेकिन क्या मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं कि उन्होंने मुझे मेरे लेटर का जवाब दिया? अगर उनके मेरे जैसे लाखों फैंस होंगे तो हों मेरी बला से, मेरे लिए तो उनके जैसा एक ही है। माँ ने तो मुझे समझा दिया, लेकिन अब मैं कैसे समझाऊं अपने इस मन को जो रात दिन उन्हीं के ख्यालों में जीता है, उन्हीं की बातें करता है, उन्हीं के सपने देखता है। अब माँ को कौन बताए? उनको लगता है कि मैंने उन्हें अभी तक देखा ही नहीं, जबकि ये आधा सच है। पूरा सच तो ये है कि मैंने उन्हें बहुत नज़दीक से देखा है, रोज़ ही देखती हूँ, मिलती हूँ, प्यारी प्यारी बातें भी करती हूँ। अरे कोई मेरी नज़र से मेरा मन बनकर देखे उन्हें, मालूम चल जाएगा। खुदा का तरासा हीरे में सबसे कीमती वो हिनूर सा अस्तित्व है उनका। अब उनकी तारीफ में क्या कहूँ मैं? जान ले कोई गर करीब से उन्हें तो खुदा समझकर सजदा ही कर बैठे, ऐसे हैं वो। ये माँ भी ना कुछ भी कहती हैं। अब उनसे कैसे कहूँ कि जिसके ख्याल मामूली नहीं है वो खुद मामूली कैसे हो सकता है? जिसकी बातें इतनी खूबसूरत है वो बदसूरत कैसे हो सकता है? जिसका अंदाज़ इतना कातिलाना है उसकी आवाज़ भद्दी कैसे हो सकती है? जिसके शब्दों के बयां करने के तरीके में इतनी शक्ति हो कि वो किसी को भी अपना दीवाना बना ले, वो अपंग कैसे हो सकता है? जिसको कल्पना करने मात्र से ही रोम रोम में सुरूर भर जाए, वो शराबी कैसे हो सकता है? मैं ऐसे शख्स से शादी कर सकती हूँ? मैं कैसे ऐसे शख्स से शादी कर सकती हूँ जिसे मैं जानती भी नहीं? नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। लेकिन पापा को कैसे मनाऊंगी? उन्हें क्या बताऊंगी? क्या कहूँगी उनसे मैं? ये कि मैं जन्म भर कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन किसी और से शादी का ख्याल अपने दिल में भी नहीं ला सकती। और क्या वो मेरी बात को सुनेंगे? मेरे दिल का हाल समझ पाएंगे? क्यों नहीं सुनेंगे? बेटी हूँ उनकी, मुझ में जान बसती है उनकी, लेकिन क्यों सुनेंगे वो मेरी बात? और कहीं पापा ने भी इसे मेरा पागलपन करार दे दिया तो? और अब तो रोका भी किया जा चुका है इसी कसम में डूबते उतराते कब अवनी को नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह 9:30 बजे नाश्ते की डाइनिंग टेबल पर मिस्टर हरीश और गायत्री बैठकर अवनी की शादी को लेकर आपस में विचार विमर्श कर ही रहे थे कि अवनी को डाइनिंग टेबल की ओर आता देख वे चुप हो गए। गुड मॉर्निंग बेटा। इसी के साथ अवनी को इतनी जल्दी फ्रेश होकर नाश्ते के लिए डाइनिंग पर आया देख उन्हें आश्चर्य भी प्रकट किया। उनका आश्चर्य प्रकट करना इसलिए भी जायज़ था, जब से अवनी की पढ़ाई पूरी हुई थी वो आमतौर पर 9:30 या 10 बजे उठा करती थी और नाश्ता 11 बजे तक करती थी।
तब तक मिस्टर हरीश नाश्ता करके निकल गए होते थे, तो उनकी अवनी से मुलाकात दोपहर के 2:30 बजे ही होती थी, लंच के समय। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग माँ, उसने हल्के मुस्कुराहट के साथ मिस्टर हरीश की दूसरी तरफ वाली खाली कुर्सी पर बैठते हुए जवाब दिया। क्या बात है, आज तो हमारी बिटिया बहुत जल्दी उठ गई। हाँ पापा, वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहो, उन्होंने पराठे का बाइट अपने मुंह में डालते हुए कहा। जज जी, बात यह है, आगे की लाइन बोलते हुए अवनी की जुबान लड़खड़ा रही थी। वो पापा, बात दरअसल ये है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। उसने ये लाइन बिना रुके झटके में ही कह दी थी। लेकिन क्यों बेटा? उनके चेहरे के भाव और बोलने के अंदाज से लग रहा था कि उन्होंने अवनी के इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी थी। जज जी, मुझे वो लड़का पसंद नहीं, अवनी ने हिम्मत करके हिचकिचाते हुए अपने मन की बात कह दी। लड़का पसंद नहीं? लेकिन वो तो बहुत ही अच्छा लड़का है, शायद तुम्हें उसे परखने में गलती हो गई। अगर तुम किसी की बाहरी सुंदरता देखकर ऐसा कर रही हो तो यहाँ तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल गलत है। उन्होंने ये बात बिल्कुल सपाट लहजे में कहा। जी, बात वो नहीं है। देखो बेटा, बात कोई भी हो, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हट सकता। उन्होंने अवनी की बात बीच में ही काटते हुए अपनी बात रखी। फैसला जो मेरा पहले था वही अब भी है, और अब तो मैंने उसके ताई माँ को ज़बान भी दे दी है, तो मुकरने का तो कोई सवाल भी नहीं उठता। और हाँ, ये फैसला हमने बहुत सोच समझ कर लिया है, इसलिए अच्छा होगा कि बिना किसी सवाल जवाब और बिना किसी संशय के तुम भी समझ जाओ। जी पापा, मगर मैं ये कहना चाहती थी कि मैं, आगे बोलते हुए उसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। अगर तुम इस टॉपिक पर कुछ और कहना चाहती हो तो आगे मैं कुछ सुनने वाला नहीं, क्योंकि मेरा फैसला अटल है, जो किसी भी कीमत पर बदल नहीं सकता। गुड बाय, लंच पर मिलते हैं। इतना कहकर मिस्टर हरीश नाश्ते के टेबल से उठ जाते हैं। मिस्टर हरीश जा चुके थे और अवनी उनके सामने अपनी बात खुलकर न रख पाने की वजह से खुद पर खींच रही थी। पापा के सामने आते ही मैं इतनी नर्वस क्यों हो गई, जबकि मुझे भी पता है कि इस घर में सबसे ज़्यादा प्यार मुझे पापा से ही मिलता है। फिर उनसे अपने दिल की बात कहने में मेरी ज़ुबान लड़खड़ा क्यों रही थी? गायत्री देवी उसके मन की व्यथा समझ रही थी और ये भी जानती थी कि अवनी पापा के सामने चाह कर भी खुलकर क्यों नहीं बोल पाई। उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार ही ऐसा दिया था कि अवनी का अपने पापा के सामने इस बारे में खुलकर कुछ ना कह पाना जायज़ था। उन्होंने अवनी के प्लेट में नाश्ता रखते हुए कहा, कोई फ़ायदा नहीं है अबू, तुम जानती हो अपने पापा को, और सिर्फ जानती ही नहीं बल्कि बेहतर तरीके से समझती भी हो। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन तुम्हारे पापा ने अगर एक बार किसी बात पर मुहर लगा दी तो फिर वो किसी की हाल में भी पीछे नहीं हटेंगे। तुम ये सब जानकर भी अनजान क्यों बन रही हो? मेरी मानो, ये बचकानी हरकत छोड़ो और देव से शादी कर लो। यकीन मानो, देव से शादी करके भविष्य में तुम्हें ज़रा भी पछतावा नहीं होगा। भूल जाओ सब बीता हुआ पुराना किस्सा और अपनी आने वाली ज़िंदगी पर फोकस करो। यकीनन सब अच्छा होगा। अब इतना भरोसा तो कर ही सकती हो तुम अपने माँ पापा पर। उन्होंने बिना किसी मानसिक दबाव के अवनी के आंखों में आंखें डालकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हुए कहा। गायत्री जी बोलती रही और अनमने ढंग से नाश्ता करते हुए अवनी उनकी बातें सुनती रही, बिना किसी प्रत्युत्तर के। वो समझ चुकी थी कि अब इनके सामने कुछ भी कहना या सुनना बेकार है। ये करेंगे वही जो इनको करना चाहते हैं। 1 घंटे बाद वो अपने कमरे में थी। उसके हाथों में एक किताब थी और वो बड़ी तन्मयता से उस किताब को पढ़ रही थी। बचपन से ही अवनी को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वो जब भी उदास होती या उसका मन अच्छा नहीं होता, वो अपने पसंद की किताब लेकर पढ़ने बैठ जाती। इससे उसका माइंड फ्रेश हो जाता था और उसकी उदासी कब छूमंतर हो जाती उसे पता भी नहीं चलता। शौक़ उसका वही रह गया, बस उम्र के साथ साथ किताबें बदलती गई। इस समय उसके हाथ में जो किताब थी उसका नाम था गुड लक बाय चांस। बिस्तर पर पेट के बल लेटे लेटे ही वो उस अधूरी किताब को पूरी करने में लगी थी। 10 पेज की बची वो कहानी उसे क्लाइमेक्स के उत्सुकता की ओर धकेल रही थी, जो उसने कुछ ही मिनटों में कंप्लीट कर ली। और अब वो उस कहानी के मुख्य पात्र के किरदार में खुद को महसूस करने की कोशिश कर रही थी। वाह, क्या कहानी लिखी है, सुपर डुपर शानदार। क्लाइमेक्स भी क्या ज़ोरदार था। किस्मत हो तो जूही जैसे।
जूही उस कहानी की मुख्य पात्र जो उसने अभी अभी ख़त्म की थी। उसे जिससे मोहब्बत थी वो उसकी ज़िंदगी ना था, और वो जिसकी ज़िंदगी में आई उसकी बेशुमार मोहब्बत में वो पहले से शामिल थी। अब जूही को कहाँ पता था कि जिसे वो जानती तक नहीं थी वास्तव में वही उसके लाइफ का रियल हीरो था। कितना सुखद अंत था इस कहानी का। काश जूही की तरह मेरी भी किस्मत होती, मुझे भी मेरे सपनों का हीरो ऐसे ही मिल जाता। लेकिन अफसोस, सपने और हकीकत में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। यहाँ मैं उनके सपने देख रही हूँ, लेकिन उनके सपनों में पता नहीं कौन, या शायद नहीं। कितना अजीब है ये सोचना, लेकिन सच तो यही है कि मैं उनके लिए जो महसूस करती हूँ वो किसी और के लिए नहीं कर सकती, उनका नहीं बता सकती। लेकिन मेरे लिए तो वो ही मेरे पहले और आखिरी प्यार हैं। अवनी कुछ सोचने वाले अंदाज में, ऐसा क्या करूं जो उस तमीज़दार से पीछा छूटे मेरा। ये माँ पापा भी न पता नहीं क्या समझकर उस लोअर क्लास को लेकर मेरे पीछे ही पड़ गए हैं, और अब तो उनकी बात मानने के अलावा कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा मुझे। क्या करूं मैं, क्या करूं ऐसा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सोचते सोचते अचानक से उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो खुशी से चहक उठती है। ठीक है, मैं करूंगी शादी। अगर माँ पापा चाहते हैं कि मैं उससे शादी करूं तो मैं तैयार हूं। जब वो कम नहीं पड़ रहे तो अपना फैसला ज़बरदस्ती मेरे ऊपर थोपने में तो मैं भी कुछ कम नहीं पड़ूंगी। ऐसा सबक सिखाऊंगी उस तमीज़दार को, खुद ही मेरे पैरों में गिरकर खुद को छोड़ देने की दुहाई मांगेगा। आओ बच्चों, बड़ा शौक़ है ना तुम्हें मेरा हमसफ़र बनने का। तुम भी क्या याद रखोगे कि किससे पाला पड़ गया तुम्हारा। ऐसा नाच नचाऊंगी कि मेरा हमसफ़र बनना तो छोड़ो, किसी भी लड़की का ख्याल तक मन में लाने के लायक नहीं रहोगे। शादी के 1 महीने के भीतर भीतर मुझसे पनाह मांगते नज़र ना आए तो कहना। बस कुछ दिन और फिर तुम्हें समझ में आएगा कि मैं चीज़ क्या हूँ। वेट एंड वॉच। गुड लक मिस्टर लोअर क्लास। और इसी के साथ उसके होठों पर एक कुटिल मुस्कान तैर जाती है। 1 महीने बाद अवनी के शादी की तैयारियां जोरों शोरों पर थी। द्विवेदी भवन को पूरे शानो शौकत से सजाया जा रहा था। मिस्टर हरीश द्विवेदी कोई कसर नहीं रखना चाहते थे अपनी बेटी की शादी को लेकर, और रखते भी कैसे, आखिर उनके इकलौते बेटी की शादी जो थी। पूरा द्विवेदी मेंशन दुधिया रोशनी से जगमगा उठा था। कोठी की शान देखते ही बन रही थी। ये क्या माँ, कल मेरी शादी है और भाई अभी तक नहीं आया। शायद वो भूल गया कि उसके इकलौती बहन की शादी है जो बार बार नहीं होगी। अवनी ने गायत्री से शिकायत भरे लहजे में कहा। हाँ, कहा तो था कि ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिल पाएगी, इसलिए 2 दिन के लिए ही आ पाऊँगा, मगर आऊँगा ज़रूर। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। वो दोनों बात कर ही रही थी कि तभी अवनी का मोबाइल बज उठा। अवनी ने नंबर देखा और खुश होते हुए बोली, माँ, भाई का नंबर है, वो इंडिया आ चुका है। वो जल्दी से फ़ोन रिसीव करती है। हेलो अक्की, कहाँ हो तुम? अब तक तो तुम्हें आ जाना चाहिए था। अब क्या फेरे हो जाने के बाद आने का इरादा है? माई स्वीट हार्ट दी, जहाँ इतनी देर इंतज़ार किया, 1 घंटे और कर लो, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ। चलो ठीक है, जल्दी आओ। जस्ट चिल दी, मैं तो पहले ही पहुँच जाता, बट यू नो इंडिया का ट्रैफिक। हाँ हाँ, पता है इंडिया का ट्रैफिक। चलो रखती हूँ, जल्दी पहुँचो। ओके दी, इधर तुमने फ़ोन रखा, उधर मैं हाजिर। बदमाश कहने के साथ अवनी हंसकर फ़ोन रख देती है। 1 घंटे बाद 6 फीट लंबा, शरीर से सुडौल और रंग में गोरा, एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का द्विवेदी मेंशन में दाखिल हुआ। हाय मॉम, हेलो डैड, कैसे हो आप? अरे बेटा, आ गए तुम? गायत्री जी ने उसे बड़े हर्ष से गले लगाते हुए कहा। उसे देखकर खुश तो मिस्टर द्विवेदी भी बहुत हुए, लेकिन उन्हें उसका ये अंदाज़ पसंद नहीं आया था। वो जैसे ही हरीश जी से गले लगने गया, हरीश जी ने उसे गले तो लगाया, लेकिन टोकते हुए कहा, लगता है विदेश में रहकर तुम अपने संस्कार भूल गए हो बेटा। तुम्हें तो यदि भी याद नहीं रहा कि इतने दिनों बाद मिलने पर अपने माता पिता का पैर छूते हैं, ना कि दोस्तों की तरह हाय हेलो करते हैं। ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें वहाँ पढ़ने भेजा है, ना कि अपनी भारतीय संस्कृति को छोड़कर वहाँ की पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने। हरीश जी की बातों को सुनकर अंकुर शर्मिंदा होता है और उनके पैर छूते हुए सॉरी बोलता है। खुश रहो बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, देश के किसी भी कोने में रहना, कोई भी भाषा बोलना, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति पर गर्व करना कभी मत भूलना, और साथ ही साथ अपनी माँ का दिया हुआ संस्कार भी याद रखना। जी डैड, बिल्कुल। फिर वो गायत्री जी से भी सॉरी बोलते हुए उनके भी पैर छूता है।
अरे खुश रहो बेटा, आप भी ना आते ही मेरे बेटे को डांट दिया। गायत्री जी को हरीश जी का इस तरह से अंकुर को टोकना ज़रा भी ना भाया था। अरे नहीं मॉम, डैड ने बिल्कुल सही कहा, मैंने गलती की तो उन्होंने मुझे टोका। अब आप लोग मुझे सही रास्ता नहीं दिखाओगे तो और कौन दिखाएगा? मेरा प्यारा बेटा, कहते हुए गायत्री जी ने एक बार फिर से उसे सीने से लगा लिया। ये देख हरीश जी भी मुस्कुरा उठे। वैसे मॉम दी कहाँ हैं? दिख नहीं रही। इतनी देर से तो फ़ोन पर फ़ोन किए जा रही थी, जब मैं आ गया हूँ तो वो ही नदारत है। अभी तक तो यहीं थी, शायद अपने कमरे में होगी। ओके, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। अवनी अपने कमरे में शादी से संबंधित तैयारियों में लगी थी। दरवाज़ा खुला था और वो दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठी थी। अंकुर जब देखता है कि अवनी का मुँह दूसरी तरफ होने से वो उसे नहीं देख पा रही तो उसे एक शरारत सूझती है। वो दबे पांव अवनी के एकदम पीछे खड़े होकर अपना चेहरा उसके कानों के पास ले जाकर जोर से बोलता है, बूम। उसके अचानक से ऐसा करने से अवनी डर जाती है और घबराहट में पीछे पलटकर देखती है। हाँ दी, आप तो पहले की तरह ही डरते हो। तो ये तुम थे बदमाश, कहते हुए कानों को पकड़कर हल्के से मरोड़ देती है। आते ही मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। कान छोड़ो दी, दर्द हो रहा है। वो तो मैंने बस चेक करने के लिए किया था कि अभी भी आप पीछे से आवाज़ देने पर डरती हो या फिर जीजू ने आपका डर भगा दिया है। जीजू के बच्चे, पीछे से कान के इतने नज़दीक आकर जोर से बूम करके डराते हो और कहते हो जीजू ने डर निकाल दिया होगा। सॉरी दी, आपको तो पता ही है मेरा ऐसा करने पर जब आप डरते हो तो ये देखकर मुझे कितना मज़ा आता है। मज़ा आता है? आओ निकालती हूँ तुम्हारा सारा मज़ा। कहते हुए अवनी भाग रहे अंकुर के पीछे भागती है। कुछ देर में वो दोनों गायत्री जी के पास खड़े होकर अपनी अपनी शिकायत कर रहे थे। माँ देखो ना, भाई ने आते ही मुझे डरा दिया। नहीं मॉम, मैंने तो हल्का सा बूम किया था, मुझे क्या पता था कि दी डर जाएगी। अच्छा, हल्के से किया था? और नहीं तो क्या। और आपने जो इतनी ज़ोर से मेरा कान खींचा उसका क्या? वो तो मैं ऐसे ही खींचूंगी। अरे बस भी करो, तुम दोनों आपस में मिले नहीं कि बच्चों की तरह लड़ना शुरू कर दिया। और तुम अबू बेटा क्या करती हो? कल तुम्हारी शादी है और तुम अभी भी बच्चों की तरह। और नहीं तो क्या, कल आपकी शादी है और आप इतनी दूर से आपके लिए ही आए अपने भाई से लड़ रहे हो। नॉट फेयर दी। अंकुर ने गायत्री जी की बात पूरी होने से पहले ही अवनी को चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। अच्छा, मैं लड़ रही हूँ और शुरू किसने किया था? वो तो मेरा आपसे प्यार जताने का तरीका था। ये कौन सा तरीका हुआ भला? आप नाराज़ हो? अंकुर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। नहीं, मुझे तो तुम पर प्यार आ रहा है। वेल, वो तो आएगा ही। मैं हूँ ही इतना स्वीट, हैंडसम, कूल, डैशिंग कि किसी को भी मुझ पर प्यार आ जाए। फिर आप तो मेरी स्वीट हार्ट हो, आपको तो आना ही है। उसने अपने पहने हुए जैकेट को पकड़कर थोड़ा आगे की तरफ झटकते हुए कहा। अपने ही मुँह मियाँ मिट्ठू, क्या करूं, आप तो कहते नहीं कभी, तो मैंने सोचा कि खुद से ही खुद को ये सारे कॉम्प्लीमेंट दे देता हूं। वैसे झूठ कहा क्या? बिल्कुल भी नहीं। मेरे भाई जैसा हैंडसम तो कोई हो ही नहीं सकता। अवनी इमोशनल होते हुए कहती है। अवनी को भावुक देख अंकुर भी इमोशनल हो जाता है। तो फिर इसी बात पर एक बार हो जाए। अवनी उसका इशारा समझते हुए कहती है, वाई नॉट। और फिर दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे को हक करते हैं। उन दोनों को इतना प्यार देख गायत्री जी के होठों पर बरबसी मुस्कान बिखर जाती है, जबकि दूसरी तरफ अपने आंखों में आंसू आने से वो खुद को रोक भी नहीं पाती हैं। अगले दिन शाम को बारात दरवाजे पर खड़ी थी और हरीश जी बारातियों के स्वागत में खड़े थे। अवनी आज दुल्हन के रूप में कह ढा रही थी। हल्के गुलाबी रंग के जोड़े में वो आसमान से उतरी कोई अप्सरा सी प्रतीत हो रही थी। अवनी की सारी सहेलियाँ अभी कुछ देर पहले ही वहाँ से हटी थीं। बैंड बाजे की आवाज़ सुनकर दूल्हा देखने की उत्सुकता में कुछ बालकनी पर थी तो कुछ नीचे उतर गई थी। जहाँ सब अवनी के होने वाले दूल्हे को देखने के लिए इतनी उतावली दिख रहे थे, वहीं अवनी को लड़के के दूल्हे के रूप को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि जब शिवांगी ने उसका हाथ पकड़कर बालकनी की तरफ आने के लिए खींचा था तो उसने बहुत रूखे शब्दों में जाने से इनकार कर दिया था और फिर शिवांगी ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया था। इस वक्त अवनी कमरे में अकेली बैठी देव के प्रति अपने गलत मंसूबों को सार्थकता का पंख दे रही थी। वो इन विचारों में इतनी खोई थी कि उसे पता ही न चला कि गायत्री जी उसके बगल में बैठ उसे एकटक से निहारते हुए मन ही मन उसकी नज़र उतार रही थी। अवनी को गायत्री जी के उपस्थिति का आभास तब हुआ जब शिवांगी की आवाज़ ये कहते हुए उसके कानों में पड़ी,
वाह दाद देनी पड़ेगी आंटी आपके पसंद की। क्या लड़का चुना है अव्वू के लिए, एकदम परफेक्ट। वाह वाउनी, सच में यार तुम बहुत लकी हो जो जीजू जैसा हैंडसम और समझदार लाइफ पार्टनर मिल रहा है तुम्हें। सच कह रही हो बेटा, अव्वू वाकई में बहुत लकी है जो उसे देव जैसा लड़का मिल रहा है, एक जीवन साथी के रूप में। वैसे देव भी कुछ कम लकी नहीं है, उसे भी तो अवनी जैसी प्यारी जीवन संगिनी का साथ मिल रहा है। लाखों में एक है हमारी अवनी। अरे आंटी, ये भी कोई कहने वाली बात है, अपनी अव्वू का तो कोई जोड़ ही नहीं है। क्यों अवनी? उसने अवनी को हल्की सी क्वनी मारते हुए कहा। अच्छा तुम बैठो, अव्वू से बातें करो, तब तक मैं नीचे जाकर देखती हूँ। जी आंटी। अव्वू, तुम तो कह रही थी लड़का दिखने में ही लोअर क्लास है, लेकिन जीजू तो बहुत ही हैंडसम है यार। गायत्री जी के जाते ही शिवांगी ने अपने ही दिल की बात बयां कर दी। हैंडसम है? कहाँ से? तुम्हारी नज़र भी सीवी। वैसे मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हैंडसम है या नहीं मेरे लिए ये मायने ही नहीं रखता। एक बात शायद तुम भूल रही हो सीवी, मेरे लिए ये शादी सिर्फ एक समझौता है जो मैं अपने माँ पापा की वजह से कर रही हूँ। मुझे उसमें कोई भी दिलचस्पी ना थी, ना है और ना ही आगे होगी। मैं उसके साथ ज़्यादा दिन नहीं रह सकती। बस एक बार ये शादी हो जाने दो, फिर उसका रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। तुम ऐसा शायद इसलिए कह रही हो क्योंकि तुमने शायद उन्हें इस नज़र से देखा ही नहीं या फिर देखना ही नहीं चाहा। लेकिन एक बात समझ लो, सपने और हकीकत में बहुत अंतर होता है। अब वो सपने देखना तो हमारे हाथ में है, लेकिन इसको हकीकत में बदलना भगवान के हाथ में है। तुम एक ऐसे इंसान के लिए अंकल आंटी और उस इंसान को धोखा देने जा रही हो जो तुम्हारा ख्वाब तो है, लेकिन सच्चाई से उसका कोई वास्ता नहीं। तुम ऐसा नहीं कह सकती सीवी, क्योंकि सच तुम्हें भी पता है। तुम जानती हो कि मेरा दिल किसके नाम से धड़कता है, मेरी सांसें किसके ख्याल से चलती हैं, मेरा रोम रोम किसके नाम का कायल है। भले उनका साथ ना मिले मुझे, लेकिन उनके प्रेम के एहसास से खुद को ज़िंदा रख सकती हूँ मैं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि वो मेरे नाम से मुझे पहचानते हैं, मेरे जज्बात के पन्नों में मुझे महसूस करते हैं, मेरे लिखे गए शब्दों में मेरे इमोशंस की कद्र करते हैं। देखो अबू, एक अच्छी फ्रेंड होने के नाते मेरा फ़र्ज़ था कि मैं तुम्हें सही सजेशन दूँ। अब अगर तुम अपनी ही ज़िद पर अड़ी रहना चाहती हो तो मर्ज़ी तुम्हारी। इतना कहकर शिवांगी चुप हो जाती है। द्वार पूजा के बाद जयमाल, फिर शादी, सारे रस्म बिना किसी बाधा के संपन्न हो जाते हैं और अब विदाई की बारी है। अवनी की विदाई के लिए एक ब्रांड न्यू कार बाहर खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। अंकुर आंखों में आंसू लिए अवनी को पकड़कर कार में बिठाता है। सारे दोस्त रिश्तेदार इस विदाई की घड़ी में गमगीन थे और साथ ही अवनी का परिवार भी। हरीश जी और गायत्री जी का दुख देव समझ सकता था। वो उन्हें दुखी देखकर उनके नज़दीक जाता है और उन्हें समझाता है, पापा माँ, आप अवनी की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, वो अब मेरी जिम्मेदारी है और मैं आपको वचन देता हूँ मेरी वजह से अवनी को या आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपकी तरह मैं भी अवनी को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। अवनी पर आपका अधिकार जितना शादी से पहले था उतना ही अब भी है। आप जब भी अवनी को याद करेंगे उसे अपनी नज़रों के सामने पाएंगे। इसी के साथ उनका पैर छूता है और कार की तरफ बढ़ जाता है। कार के पास अंकुर खड़ा था जो दुखी मन से कार में बैठी अवनी को ही देख रहा था। देव भारी मन से उसे गले लगाता है और कार में बैठ जाता है। कार चल पड़ती है और अवनी उन्हें कार के अंदर से सिर निकाल कर तब तक देखती है जब तक वो लोग उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो जाते। 5 कमरों के बने उस घर में 14 बाई 14 का वो कमरा जिसमें अवनी को पहुंचाया जाता है, अवनी के लिए आश्चर्य का विषय बन गया था। सारी सुख सुविधाओं से युक्त उस कमरे को बहुत ही करीने से सजाया गया था, जो किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा था। इतना खूबसूरत कमरा देखकर अवनी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी नज़र में लोअर क्लास लगने वाले देव की पसंद इतनी हाई क्लास भी हो सकती है। वो अवाक सी उस कमरे की खूबसूरती को निहार ही रही थी कि तभी उसे किसी के कमरे में आने की आहट सुनाई देती है। आहट सुनकर वो नॉर्मल होते हुए खुद को सावधान मुद्रा में लाती है। वो ताई माँ थी जो दूध से भरे ग्लास कमरे में रखने आई थी। दूध का ग्लास रखकर कुछ बात करने के इरादे से वो अवनी के बगल में बैठ जाती हैं। मैं जानती हूँ बहू कि तुम्हारे घर की अपेक्षा ये घर बहुत छोटा है। हो सकता है कि तुम्हें यहाँ कुछ दिनों तक थोड़ा अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ये कहते हुए उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी। थोड़ी देर रुक कर, तुम सोच रही होगी कि घर इतना सूना सूना क्यों है, इसका भी कारण है।
दरअसल देव को ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है, इसलिए घर पर किसी को नहीं बुलाया। अभी तक तो घर में कोई मेड भी नहीं थी, ऐसा कोई काम भी नहीं था कि इसकी ज़रूरत पड़ती, लेकिन कल से मेड आया करेगी। मैं तो देव से मना कर रही थी कि मेड की क्या ज़रूरत है, मैं जैसे सब पहले करती आई थी वैसे ही आगे भी कर लिया करूँगी, लेकिन देव ने जिद पकड़ ली। कह रहा था कि बहू के रहते आप काम करेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, और अवनी को शायद काम करने की आदत ना हो, इसलिए एक मेड होनी ही चाहिए जो आपके कामों में हाथ बटा सके। भाव विभोर होते हुए, ऐसा ही है मेरा देव, एकदम भोला मासूम जज्बाती, अपनों का ख्याल रखने वाला और थोड़ा कम बोलने वाला भी, दुनिया में सबसे अलग, जो दे दो बिना मिन मेक निकाले खा लेता है। कभी कोई शिकायत नहीं, दिखने में जितना सिंपल और साधारण विचार से उतना ही सुलझा हुआ, लेकिन हाँ कुछ उदास उदास सा रहता है। कहीं ना कहीं उसके दिल में ये बात बैठ गई है कि उसके माता पिता की मौत का जिम्मेदार वो ही है। इसका सारा दोष वो अपनी किस्मत को देता है। मुझे तो याद भी नहीं कि आखिरी बार उसका खुलकर मुस्कुराता हुआ चेहरा मैंने कब देखा था। बावजूद इसके दिल का इतना अच्छा कि रिश्ते निभाने की परिभाषा उससे बेहतर कोई नहीं समझता होगा। शायद बचपन से रिश्तों की कमी के चलते वो रिश्तों की अहमियत ज़्यादा करता है। इतनी बातें करने के बावजूद अवनी की तरफ से अभी तक ताई माँ को कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था कि वो देख तो उन्हें रही थी, लेकिन दिमाग उसका कहीं और था। अवनी का अपनी बातों पर यूं भावहीन सा बने रहना उन्हें कुछ परेशान कर रहा था। मैं समझ सकती हूँ इस वक्त तुम्हारे दिल में क्या चल रहा होगा। तुम ये सोचकर हैरान हो ना कि कैसे घर में ब्याह हो गया तुम्हारा, ना कोई दोस्त ना कोई रिश्तेदार। जैसा कि अभी मैंने तुम्हें बताया कि अपना देव है ही ऐसा, नकली रिश्तों की भीड़ से बिल्कुल अलग थलग रहने वाला, संकोची स्वभाव और कुछ ज़्यादा रिजर्व रहने की वजह से कोई खास दोस्त वो बना ना पाया, और रिश्तेदारों की दूरियों की वजह से वो किसी को अपना मान न पाया। इसमें उसका कोई भी दोष नहीं है। भावुक होने की वजह से कोई बात दिल पर जल्दी लगा लेता है, लेकिन अब तुम आ गई हो तो सब ठीक हो जाएगा। वैसे इन सब के अलावा एक और अच्छाई भी है उसके अंदर, वो जिसे चाहता है पूरे शिद्दत से चाहता है, फिर उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला इस प्रत्युत्तर में उसके प्रति कैसा रवैया रखता है। अब मेरे लिए ही ले लो, एक खांसी भी सुन जाए मेरी तो परेशान हो जाता है, सारा काम धाम छोड़कर मेरी सेवा में बैठा ही रहता है। किस्मत वाली हो तुम जो तुम्हें देव के रूप में साक्षात देवता मिला है। बस इतना ही कहूँगी, बहू की ख्याल रखना उसका। और मुझे पूरा यकीन है कि वो बचपन से जिन रिश्तों और अपनों के जिस प्यार से मशरूम रहा है, उस कमी को पूरा करने में तुम कोई कसर नहीं छोड़ोगी। इतना प्यार देना उसे कि वो सब कुछ भुलाकर तुम्हारी मसरूफियत में खुद को खुदकिस्मत समझने लगे। उसके होठों की खिलती मुस्कान सिर्फ तुम ही वापस ला सकती हो बहू, सिर्फ तुम ही वापस ला सकती हो। खुश रहो, चलती हूँ। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा लेना। मैं एक कमरा छोड़कर उसके बगल वाले कमरे में ही हूँ। ताई माँ के जाने पर अवनी देव के कैरेक्टर को लेकर सोच में पड़ जाती है। दरअसल अवनी ताई माँ को यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उनकी बातों का उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, जबकि सच्चाई ये थी कि वो उनकी बातों को गौर से सुन रही थी और अंदर ही अंदर हैरान हो रही थी। ये तो कोई सस्पेंस थ्रिलर का गुमनाम कैरेक्टर लग रहा है। चलो अच्छा है, उसके बारे में इतना कुछ जानकर मेरा काम और आसान हो गया। बस ये समझ नहीं आ रहा शुरुआत कहाँ से करूँ। वो विचारों में गुम थी कि तभी फिर से किसी के कदमों की आहट से वो चौकन्नी हो जाती है। इस बार देव था जो कमरे में आने से पहले नॉक करके तब अंदर आया था। वो अंदर आकर अवनी के बगल में बैठ जाता है। उसे अपने बगल में बैठता देख अवनी थोड़ा दूर सरक जाती है। वो शांत भाव से अवनी की तरफ देखता है और बड़े तहजीब से कहता है, देखिए घबराइए मत, मैं इस समय ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे आप असहज हों, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती। बिना किसी लाग लपेट के और बगैर कोई औपचारिकताएं निभाए उसकी बोली गई ये लाइन अवनी को झटका देने के लिए पर्याप्त थी। उसके अचानक से बोले गए इस लाइन पर जो अवनी अभी तक नीचे ऊपर दाएं बाएं देख रही थी, आश्चर्य में भरकर उसकी तरफ देखने लगती है। जी शब्द पर जोर देते हुए वो दोबारा अपनी लाइन दोहराता है, जी मैं जानता हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती, और अब ये मत पूछिएगा कि कैसे, क्योंकि मैं बता नहीं पाऊँगा। इसी के साथ मैं ये भी मानता हूँ कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। कहाँ आप आसमान के चमचमाते अनगिनत सितारों में सबसे अलग चांदनी सी,
और कहाँ मैं एक साधारण सा दिखने वाला बहुत ही मामूली इंसान। देखिए, आप मुझे गलत मत समझिएगा, ये सच जानते हुए भी मैंने आपसे शादी की, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। वो रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। फ़िलहाल इतना कह सकता हूँ कि हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन यकीन मानिए, आपसे शादी करने के पीछे मेरा इरादा एकदम नेक था। आज हमारे नए जीवन के सफ़र की पहली रात है, तो मैं इस खूबसूरत पल को ज़ाया नहीं जाने दे सकता। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस पल को मेरे लिए यादगार बनाने में मेरा सहयोग करें। अवनी को संशय भरी नज़रों से अपनी ओर देखता देख देव अवनी से कहता है, मैं समझ सकता हूँ आपके दिल में क्या चल रहा होगा। देखिए, आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकती हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा। जब तक आप खुद से हमारे इस पति पत्नी के रिश्ते को आगे ले जाने के लिए सहज नहीं हो जाती, तब तक मैं आपसे इस रिश्ते को कायम करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे रिश्तों में जोर ज़बरदस्ती करना पसंद नहीं। मेरा मानना है कि एक अच्छा रिश्ता तभी पनप सकता है जब रिश्ते में कोई शर्त या कोई औपचारिकता ना हो। देव की बातों पर अवनी चुप तो थी, लेकिन कुछ कुछ अचंभित भी। देव कुछ देर चुप रहने के बाद, क्या आप मेरा सपोर्ट करेंगी इस रात को हसीन, यादगार और खूबसूरत बनाने में? अवनी सोच रही थी, कैसा अजीब इंसान है ये। एक तरफ तो रिश्ता कायम ना करने की बात कर रहा है, दूसरी तरफ इस पल को यादगार बनाने के लिए मेरा सपोर्ट मांग रहा है। अवनी के चेहरे के उभरते भाव से देव ने अंदाज़ा लगा लिया कि उसके मन में क्या चल रहा है। जी, खूबसूरत बनाने से मेरा आशय ये था कि एक दूसरे को समझने के लिए। एक पति पत्नी के बीच दोस्ती से अच्छा रिश्ता तो कोई हो नहीं सकता। तो क्यों ना हम आज के इस रात को ज़ाया न करते हुए अपने इस नए सफ़र में दोस्ती नाम के एक नए रिश्ते का आगाज़ करें। इतना बोलकर देव अवनी के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा में उसकी ओर देखता है, लेकिन अवनी को कसमों कसमें पड़ा देख उसको कहना पड़ता है, कोई बात नहीं, इसमें भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप हाँ कहेंगी तो ही मैं हाथ आगे बढ़ाऊंगा। उसके इस बात पर इस बार अवनी ने कुछ बोला, और सिर्फ बोला ही नहीं, ऐसा बोला कि अपने शादी की पहली रात को कोई भी पत्नी अपने पति से ऐसा नहीं बोलना चाहेगी। देखिए, मुझे ना आपकी दोस्ती में कोई इंटरेस्ट है और ना ही आप में। अब तक की आपकी बातों से मैं समझ चुकी हूँ कि आप एक सुलझे हुए इंसान और अच्छे दिल के मालिक भी हैं। बावजूद इसके मैं आपके साथ पति पत्नी के रिश्ते को लेकर ही नहीं, किसी भी रिश्ते को लेकर कभी सहज नहीं हो पाऊँगी। वो तो मैंने अपने माँ पापा की वजह से आपसे शादी कर ली, वरना मैं आपसे तो क्या किसी से भी शादी नहीं करना चाहती थी। देव उसकी बातों पर बिना अचंभित हुए बोला, देखिए, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, आप बिल्कुल भी परेशान ना हों, लेकिन एक बार आप मेरी बातों पर गौर करके देखिए। हो सकता है कि आपका इरादा बदल जाए। अब जबकि बड़ों के आशीर्वाद और पूरे रीति रिवाज से हमारी शादी हो चुकी है, तो मेरे ख्याल से हमें अपने लिए ना सही, अपने बड़ों के लिए ही सही, अपने इस रिश्ते को आगे ले जाने का एक मौका देना चाहिए। समय की कोई पाबंदी नहीं है, आप इत्मीनान से ठंडे दिमाग से सोच समझकर फैसला कीजिए। अगर आपको लगेगा कि नहीं, हमारे रिश्ते में आगे बढ़ने जैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं वादा करता हूँ मैं खुद ही आपकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए अलग हो जाऊँगा। ये निर्णय लेने के लिए आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है। इतना कहकर देव कमरे से बाहर निकल जाता है। अवनी देव के इस रूप को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या रिएक्शन दे। उसने तो कुछ और ही प्लान बनाया था, यहाँ तो उसका सारा प्लान धराशायी हो चुका था। देव खुद ही 1 हफ्ते में उसकी ज़िंदगी से आउट हो जाने की बात कर रहा था। चलो, ये भी बढ़िया है, मैं तो 1 महीने का सोच रही थी, यहाँ तो 1 हफ्ते में ही पीछा छूट रहा है। अवनी अंदर ही अंदर सोचकर खुश हो रही थी। एक तरफ जहाँ अवनी 1 हफ्ते में उससे पीछा छूट जाने की खुशी मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो देव की कही बातों को सोच परेशान भी हो रही थी। सब कुछ जानकर भी उसने मुझसे शादी की, ये किस रीज़न की बात कर रहा था, और उसने ऐसा क्यों कहा कि अभी वो कारण बताने का सही समय नहीं आया है। ये शख्स तो मुझे कोई रहस्य जैसा लग रहा है, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने जाओ तो और उलझते चले जाओ। खैर, मुझे क्या, वो और उसकी रहस्यमयी बातें उसे मुबारक हो। मुझे तो ये सोचकर ही खुशी महसूस हो रही है कि मुझे ये सब बस 1 हफ्ते ही झेलना है, उसके बाद मैं और मेरा दिल
वो अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाकर वॉशरूम का रुख करती है। कुछ ही देर में एक सिल्की गाउन के साथ वो बिस्तर पर थी। दूध का 2 ग्लास जो ऐसे ही पड़ा हुआ था उसमें से वो 1 ग्लास उठाती है और दूध पीकर आराम से लेट जाती है। थकी हुई होने की वजह से उसे जल्द ही नींद आ जाती है। भोर के 4 बजे अवनी की नींद अचानक खुलती है। उसे प्यास लगी थी। वो साइड टेबल पर रखे बोतल को उठाती है तो उसमें पानी ही नहीं होता। पानी लेने के इरादे से वो दरवाज़ा खोलकर बाहर जाती है। एक किचन, एक हॉल, एक स्टोर रूम के अलावा 5 कमरों के बने इस छोटे से नए घर में किचन का रास्ता ढूंढना उसके लिए बड़ी बात नहीं थी। बहुत जल्द उसे किचन दिख गया। पानी का बोतल लिए वो अपने रूम की तरफ आ ही रही थी कि एक कमरे में जलती हुई लाइट ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। वो उत्सुकता बस उस कमरे की ओर चल पड़ी। दरवाज़ा अंदर से खुला था कि बंद ये नहीं पता था उसे, लेकिन चिपका होने की वजह से वो दरवाजे पर ही ठिठक गई। उस कमरे से उसे किसी के बात करने की आवाज़ आ रही थी। ये तो देव की आवाज़ है, लेकिन ये इतनी सुबह सुबह किससे बात कर रहा है? ताई माँ तो अपने कमरे में सो रही होंगी और यहाँ हम 3 के अलावा कोई है भी नहीं। वो दरवाजे को खोलने के इरादे से अपना हाथ दरवाजे की ओर बढ़ाती है, लेकिन कुछ सोचकर हाथ वापस खींच लेती है। वो वापस मुड़ती है और अपने कमरे की ओर बढ़ जाती है। कमरे में पहुंचकर उसके मन में आता है कि एक बार ताई माँ के कमरे में चेक करती हूँ, क्या पता देव उन्हीं से बातें कर रहा हो। चेक करने के इरादे से वो ताई माँ के कमरे तक पहुँचती है। हल्की सी खिड़की खुली होने पर वो उसमें से कमरे के अंदर झांकती है और उन्हें गहरी नींद में सोया देख वापस अपने कमरे की ओर लौट आती है। ताई माँ तो सो रही हैं, फिर वहाँ देव के साथ कौन है जिससे वो बातें कर रहा है? वो बिस्तर पर आकर लेट जाती है, लेकिन उसकी नींद पूरी तरह से काफूर हो चुकी थी। सुबह के 6 बज चुके थे और वो अब भी उस आवाज़ के बारे में सोच रही थी। कुछ ही देर में दरवाजे पर नॉक होता है। अवनी दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने ताई माँ बेड टी की ट्रे लिए खड़ी मुस्कुरा रही थी। अवनी दरवाजे पर ही खड़ी होकर उनके पैर छूती है और चाय का ट्रे पकड़ना चाहती है। दरअसल वो उन्हें अंदर आने देने से हिचकिचाती है। इसके पीछे का कारण ये था कि वो उस कमरे में अकेली थी। इसका पता वो ताई माँ को नहीं चलने देना चाहती थी। वो जानती थी कि ये सच बाहर जाएगा तो हजारों सवाल उठेंगे। उसे औरों की चिंता नहीं थी, उसे फिक्र थी तो बस अपने माँ पापा की। ताई माँ अवनी के सामने खड़े रहने के बावजूद साइड से जगह बनाते हुए कमरे के अंदर चली जाती हैं और चाय का कप टेबल पर रख कर उससे बड़े प्यार से कहती हैं, बेटा चाय पीकर फ्रेश हो जाओ, 8 बजे तक मेड आ जाएगी, तब तक तुम अपने पर्सनल काम निपटा लो। उसे ये देखकर आश्चर्य हो रहा था कि ताई माँ को देव के कमरे में ना होने का ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा था। वो पहले की तरह ही बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रही थी। एक बार को उसके मन में आया कि 4 बजे उसने जो कुछ भी देखा या सुना उस कमरे में उसके बारे में उनसे पूछे, लेकिन पता नहीं क्या सोचा और संभाल गई। ताई माँ अवनी की मनोव्यथा से अनजान बोलती जा रही थी। 9 बजे तक देव भी उठ जाएगा। आज से मेड भले आ रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज सुबह 9 बजे की चाय वो तुम्हारे हाथों की बनी पिए। रोज़ तो मैं ही बनाती थी, लेकिन अब तुम आ गई हो तो अच्छा होगा कि सुबह की चाय वाली जिम्मेदारी तुम संभालो, देव को अच्छा लगेगा। कहते हुए मुस्कुराती हैं और उसके गालों पर प्यार की एक हल्की सी थपकी देते हुए बाहर निकल जाती हैं। बड़े अजीब लोग हैं, किसी बात पर कोई रिएक्ट ही नहीं करते। ताई माँ को पता है कि देव मेरे साथ इस कमरे में नहीं बल्कि दूसरे कमरे में हैं। ये जानते हुए भी इतनी नॉर्मल कैसे रह सकती हैं? शायद देव ने उन्हें सब बता दिया हो। ऐसा ही होगा, तभी उन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया। वैसे तो अवनी को किचन के काम की कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन चाय काफ़ी अच्छी बना लेती थी। 9 बजे चाय बनाने के बाद, ताई माँ चाय मैंने बना दिया है, आप जाकर दे आइए। अरे बेटा, इतने प्यार से बनाया है तो तुम खुद ही दे आओ, तब तक मैं रुक्मी को घर के सारे काम के बारे में अच्छे से समझा देती हूँ। अवनी को विस्मय में देख, क्या हुआ बेटा, क्या सोच रही हो? जी कुछ नहीं। चाहते हुए भी अवनी ताई माँ की बातों को अनसुना नहीं कर पाई। जी किस कमरे में हैं? वो कमरा बताती है और रुक्मी को काम समझाने में व्यस्त हो जाती हैं। नॉक नॉक। अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो दरवाजे को हल्के से धकेलती है तो दरवाज़ा खुल जाता है। देव अभी भी नींद में था। वो चाय टेबल पर रखती है और सोते हुए देव को जगाने के इरादे से
उसकी ओर देखती है। एक पल को उसकी नज़र देव पर ठहर जाती है। बिखरे बालों में सोते हुए कितना मासूम लग रहा था वो, बिल्कुल किसी फरिश्ते सा। लेकिन अगले ही पल, ये मैं क्या सोच रही हूँ, वो अपनी नज़रें देव पर से हटा लेती है। जी, ताई माँ ने चाय भेजा है। अवनी की आवाज़ लगाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देव अब भी वैसे ही सो रहा था। कोई रास्ता ना देख वो अपने हाथों को हिचकिचाते हुए आगे ले जाती है, देव के हाथों के बिल्कुल समीप। वो उसके हाथों को पकड़कर झिझोड़ती है। उसे कुछ अजीब लगता है। वो तुरंत अपने हाथ देव के हाथ से हटा लेती है। तब तक देव आंखें खोल चुका था। सामने अवनी को देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। अवनी, और यहाँ? वो अपनी आंखों को मलता है और अवनी की तरफ फिर से देखता है। जी, चाय पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी, कहकर कमरे से बाहर निकल जाती है। देव मंत्र मुग्ध सा उसे पीछे से जाते हुए देखता रहता है। 2 मिनट बाद उसके हाथों में चाय का कप था और होठों पर मुस्कान थिरक रही थी। 1 घंटे बाद वो ताई माँ से पूछ रहा था, ताई माँ, आज सुबह की चाय किसने बनाई थी? अवनी ने। क्यों बेटा? नहीं, कुछ नहीं, आज के चाय का स्वाद रोज की अपेक्षा कुछ अलग था, इसलिए पूछा। ताई माँ अंदर ही अंदर समझ रही थी कि देव चाय का पूछने के बहाने क्या जानना चाह रहा है। शाम को छोटी सी एक रिसेप्शन की पार्टी थी जिसमें दोनों तरफ के लोग शामिल थे, जिसमें उधर से अवनी के माँ पापा और क्लोज रिश्तेदारों को इनविटेशन भेजा गया था। इधर से देव के कुछ बहुत ही खास परिचित और पड़ोसियों को इनवाइट किया गया था। ब्लैक कलर के 3 पीस सूट में आज देव वास्तव में बहुत हैंडसम लग रहा था। इतना कि अवनी भी उसको देखने से खुद को रोक नहीं पाई। लाइट ब्लू कलर के लहंगे में अवनी भी कुछ कम नहीं लग रही थी। दोनों की जोड़ी खूब फब रही थी और लोगों के आकर्षण का केंद्र भी बनी हुई थी। रिसेप्शन पर उपस्थित सारे लोगों ने उनके जोड़ी की खूब तारीफ की थी। उसकी शादी को 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन देव अलग ही कमरे में रहता था। आज अवनी के पग फेरे की रस्म होनी थी। हरीश जी खुद आए थे अवनी को लिवा जाने। अगर अंकुर यहाँ होता तो वही आता, लेकिन अंकुर की उसी दिन शाम को रिटर्न फ्लाइट थी, जिस दिन अवनी की विदाई हुई थी। मायके पहुंचकर गायत्री से मिलकर अवनी बहुत खुश हुई। दोनों की बातें हो रही थी कि बातों बातों में अवनी ने माँ से एक ऐसा सवाल पूछ लिया जो अपनी विदाई वाले दिन से ही वो गायत्री जी से पूछना चाह रही थी, लेकिन संकोच में पूछ नहीं पा रही थी। माँ, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो बेटा। वो गाड़ी जिसमें मेरी विदाई हुई थी, वो पापा की तरफ से मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट था ना? नहीं बेटा, वो तो देव की तरफ से स्पेशली तुम्हारी विदाई के लिए खरीदा गया था। अच्छा, पापा ने दहेज के नाम पर देव को कितना पैसा दिया था? देना तो चाहा था, लेकिन देव ने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया था। उसने कहा था कि अगर आप मुझे दिल से कोई गिफ्ट देंगे तो मैं खुशी खुशी ले लूँगा, लेकिन दहेज के नाम पर 1 रुपया नहीं लूँगा। आप तो मुझे अपनी सबसे कीमती चीज़, अपने दिल का टुकड़ा ही दे रहे हैं। इसके सामने उन कागज़ के टुकड़ों का क्या मोल? बेटा, पूरा हीरा है देव। इतनी ऊंची सोच। उसकी अच्छाई देखकर कभी कभी मैं ये सोचने पर विवश हो जाती हूँ कि पूर्व जन्म की किसी तपस्या का फल ही होगा जो हमें इस जन्म में देव के रूप में मिला है। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो बेटा? क्या देव ने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया? वो दरअसल इस बारे में हमारी आपस में कोई बात नहीं हुई थी। वो बातों का रुख दूसरी तरफ मोड़ते हुए टॉपिक चेंज कर देती है। वो मुझे लेने देव आ रहे हैं ना? हाँ, देव आ रहा है। बात हुई थी उससे मेरी। बोल रहा था 4 बजे तक पहुंच जाएगा। तुमसे क्या कहा था? कितने बजे आएगा? जी, वो जल्दी जल्दी में मैं पूछना ही भूल गई थी। तो अभी पूछ लो। जी, अवनी छोटा सा जवाब देकर माँ को टालने की कोशिश करती है। घड़ी में 2 बज रहे थे। देव को आने में 2 घंटे और बाकी थे। गायत्री जी अपने कुछ खास रिश्तेदारों के साथ मिलकर देव के स्वागत की तैयारी कर रही थी। ये वो खास रिश्तेदार थे जो अवनी की शादी में उपस्थित हुए थे और जिन्हें अवनी के पग फेरे की रस्म तक रोक लिया गया था। सब नीचे थे और अवनी कमरे में अकेली बैठी देव के बारे में सोच रही थी। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है? लेकिन ये सब उसका दिखावा भी तो हो सकता है। क्या किसी इंसान के लिए इतना दिखावा करना पॉसिबल है? दिखावा करने की भी एक सीमा होती है। सोचते सोचते उसके सामने देव का वो सोता हुआ चेहरा घूम जाता है, जिसमें वो बिखरे बालों के साथ मासूम लग रहा था, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह।
वो देव के साथ लौट रही थी। रास्ते भर अवनी ने देव से कोई बात नहीं की, लेकिन हाँ, बीच बीच में चोर नज़र से देव को देख जरूर रही थी। वो लोग घर पहुंच चुके थे और ताई माँ दरवाजे पर जल से भरा कलश लिए उनके स्वागत में खड़ी थी। ये उसका इस घर में दूसरी बार गृह प्रवेश हुआ था। आज रात फिर उसने देव के कमरे की लाइट जलते हुए देखी, लेकिन आज वो इस तरफ पानी लेने नहीं गई थी, बल्कि जानबूझकर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि देव आखिर इतनी रात गए उस कमरे में करता क्या है। मन में ढेरों सवाल लिए वो चुपचाप अपने कमरे में वापस आकर लेट जाती है। आंख बंद करके सोने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार आंखों के सामने देव का चेहरा आ जाता है। वो शाम को जब देव के साथ घर वापस आ रही थी, उस समय का दृश्य वो भुलाए नहीं भूल पा रही थी। कार चलाते समय कितना कूल लग रहा था। वो लग रहा था कि वो सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो और वो इसी तरह चोर नज़रों से देखती चली जाए। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं उसकी तरफ खींचती क्यों चली जा रही हूँ? कहीं मुझे उससे नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरा प्यार तो कोई और है। फिर रह रह कर उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने क्यों आ रहा है? क्यों उसका ख्याल मुझे सोने नहीं दे रहा है? क्यों मैं उसके बारे में इस कदर सोच रही हूँ? मुझे उसकी इतनी परवाह क्यों हो रही है? क्या ये उसके प्रति मेरी सहानुभूति है या फिर कुछ और? सोचते सोचते उसे कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। दूसरे दिन सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो घड़ी में 7 बज चुके थे। वो फ्रेश होने के बाद तैयार होकर शीशे के सामने खड़ी थी और शीशे में खुद को देखकर अपनी ही नज़रें उतारने लगी थी। आज उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो चहक रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी के पहले चहका करती थी। उसने बड़े मन से चाय बनाई थी देव के लिए और फिर उतने ही मन से देव के कमरे में लेकर भी गई थी। लेकिन ये कि आज तो देव को उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो पहले से ही जगा हुआ था। वो बिना कुछ बोले चाय रख कर कमरे में आ जाती है। खड़ूस कहीं कि मेरी तारीफ में एक शब्द भी मुँह से नहीं निकलता। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतना भी नहीं पता कि एक बीबी को खुश कैसे करते हैं। इतने मन से तैयार हुई थी आज, लेकिन तारीफ तो छोड़ो, नज़र उठाकर देखा तक नहीं। अपनी इतनी खूबसूरत और नई नवेली बीबी से कोई ऐसा सलूक करता है भला? 1 हफ्ते का टाइम दिया है, दोस्त बनाने चले हैं मुझे। ऐसे ही दोस्त बनेंगे मेरे? वो भुनभुनाती जा रही थी और अपने साड़ियों को अलमारी में लगाती जा रही थी। दोपहर के 3 बज गए। ताई माँ अपने कमरे में आंख बंद करके लेटी थी और देव बाहर किसी काम से निकला था। घर में सन्नाटा देख उसके मन में विचार आता है, मौका अच्छा है, मुझे उस कमरे में जाकर देखना चाहिए कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है कि देव दिन रात उसी कमरे में पड़े रहते हैं। वो जल्दी से उस कमरे की तरफ जाती है, लेकिन कमरे में ताला लगा देख निराश होकर वापस आ जाती है। वो उस ताले को खोलने की कोई तरकीब सोच ही रही होती है कि तभी उसे याद आता है कि चाबियों का एक गुच्छा गैलरी में टंगा रहता है। एक बार गलती से उसकी नज़र उन गुच्छों पर पड़ गई थी। वो भागते हुए गैलरी में आती है, चाबियों का गुच्छा उठाती है और तेज़ी से उस कमरे की तरफ जाती है। ट्राई करते करते एक चाबी काम कर जाती है और वो ताला खुल जाता है। अंदर पहुंचकर वो भौचक्की सी उस पूरे कमरे को देख रही थी। तो ये है मेरी वो सौतन, जहाँ बैठ कर देव रात दिन अपना समय बिताते हैं। दरअसल वो कोई आम कमरा नहीं था, बल्कि पूरी की पूरी लाइब्रेरी थी, जो मोटी मोटी किताबों से भरी पड़ी थी। साइड में ही एक टेबल और एक चेयर रखा था। टेबल पर एक लैंप होने के साथ ही एक डायरी पड़ी थी। उसकी नज़र जैसे ही उस डायरी पर पड़ती है, वो उत्सुकता बस उस डायरी की तरफ बढ़ती है। वो उस डायरी को छूने ही वाली होती है कि तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। वो घबराहट में एक जगह जड़वत हो जाती है, ना आगे ना पीछे। और अब तो वो भाग भी नहीं सकती थी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था, पकड़ी जाती। वो देव था जो लाइब्रेरी के अंदर आ चुका था। अवनी अपनी सफाई में कुछ कहती, इससे पहले ही देव ने बोल दिया, तो आखिरकार आप इस कमरे तक पहुंच ही गईं। देव की बातों का अवनी ने कोई जवाब देते नहीं बन रहा था। चलो अच्छा किया, वैसे आपके पसंद की ही किताबें हैं, यहाँ आप चाहे तो पढ़ सकती हैं। हिम्मत करके अवनी ने पूछा, तो आपको भी किताबों का शौक़ है? आपने तो इस बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया। बताने की नौबत ही कहाँ आने दिया आपने। वैसे मुझे किताबों का सिर्फ शौक़ ही नहीं, बल्कि किताबें मेरी ज़िंदगी भी हैं, मेरी साधना, मेरी उपासना है।
ताई माँ के बाद अगर मुझे कोई जीने का मकसद देता है तो वो ये किताबें ही हैं। क्या मैं इन्हें देख सकती हूँ? अवनी ने उत्साहित होकर पूछा था। हाँ, क्यों नहीं। अरे वाह, आपकी पसंद मेरी पसंद तो एक ही है। यहाँ तो ज़्यादातर किताबें एक ही लेखक की है जिसे पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। जी, ये आपके लिए ही है। वैसे मुझे खास पसंद नहीं है ये लेखक, लेकिन आपकी पसंद का पता माँ से चलने पर मैंने इस लेखक के लिए भी अपनी लाइब्रेरी में थोड़ी सी जगह बना ली थी। सोचा था आपसे दोस्ती हो जाने पर आपको सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन आपने तो पहले ही देख लिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मेरी पसंद का इतना ख्याल रखने के लिए। कहते हुए वो खुश होते हुए अनजान में ही देव के गले लग जाती है और फिर इसका आभास होते ही शर्माकर तुरंत पीछे भी हट जाती है। उसी रात सोते समय कोई किसी के पसंद का इतना ख्याल भी रख सकता है कि वो उसके पसंद से अपनी आधी लाइब्रेरी ही सजा दे। कितना ख्याल है उन्हें मेरा। माँ सच कह रही थी कि वो एक अच्छे इंसान हैं। दूसरे दिन सुबह अवनी रुक्मी को दूसरा काम करने का बोल किचन में खड़ी एक प्यारी सी गज़ल गुनगुनाते हुए चाय चढ़ाने ही वाली होती है कि दाई माँ आ जाती हैं। बेटा, अगर देव के लिए चाय चढ़ाने जा रही हो तो मत चढ़ाना। वो ताई माँ को संशय भरी नज़रों से देखते हुए पूछती है। क्यों ताई माँ, क्या चाय आज उन्होंने पी लिया है? हाँ, आज वो सवेरे 5 बजे ही उठ गया था। उसे ज़रूरी काम से बाहर जाना था तो चाय नाश्ता करके सुबह 6 बजे ही निकल गया। अच्छा। ताई माँ ने गौर किया कि ये खबर सुनते ही अवनी का मुंह कुछ लटक सा गया था, जो उनके लिए खुशी की बात थी। वो उदास मन से कमरे में जा ही रही होती है कि ताई माँ उसे डायरी का एक फोल्ड किया हुआ पन्ना थमाते हुए कहती हैं, ये देव ने तुम्हारे लिए देकर गया है। वो पन्ना पकड़ती है और उसे देखने की उत्सुकता से अपने कमरे में आ जाती है। वो उस डायरी के पन्ने को खोलती है, देखती है तो उस पर कुछ लिखा हुआ होता है, लेकिन इसी के साथ उसे 440 वोल्ट का झटका भी लगता है। कैसे भूल सकती है वो इस हैंडराइटिंग को, और नीचे लिखा हुआ सिग्नेचर वाला नाम देखकर तो वो उछल ही पड़ती है। दिवाकर त्रिपाठी। उसके दिल की धुकधुकी पूरे रफ्तार पर थी। वो अपने सीने पर हाथ रख लेटर पढ़ना शुरू करती है। पूरे एक दिन के लिए उसे बिना बताए एक सेमिनार में शामिल होने के लिए देव द्वारा उससे माफ़ी मांगी गई थी। वो उस माफ़ीनामे को बार बार पढ़ रही थी, उसे चूम रही थी और इसी के साथ हवा में भी उड़ रही थी। ये इंतज़ार का पूरा एक दिन उसके लिए बहुत कष्टदायक था। ऐसा लग रहा था जैसे इस दिन को बीतने में सदियां बीत रही हो। आखिरकार वो सुबह आ ही गई जिसका वो दिल थामकर बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। देव उसके सामने खड़ा था और वो देव से लिपट कर सिसक रही थी। आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? आपको पता है आपके लिए कितना तड़पा है ये दिल। जी, मेरा भी कुछ यही हाल था। जब जब आपके शब्दों को पढ़ता था, आपके शब्दों का जादू मेरे सिर पर इस कदर चढ़ जाता था कि मैं आपके ख्यालों से खुद को निकाल ही नहीं पाता था। एक दिन जब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया तो आपके लिखे पते पर पहुंच गया, पापा जी से आपका हाथ मांगने। पहले तो पापा जी गुस्सा हुए, लेकिन जब मैंने उन्हें अपनी और आपकी सच्चाई बताई तो वो खुशी खुशी मान गए। फिर जल्द ही दूसरी मुलाकात मेरी माँ से भी हुई। जब उन्हें पता चला कि मैं वही हूँ जिसे आप बिना देखे इतना प्यार करती हैं, तो उन्होंने ही मुझे ये रास्ता बताया। इसका मतलब इन सब में आप सभी लोग शामिल थे सिवाय मेरे। हाँ, यहाँ तक कि ताई माँ और अंकुर को भी पता था। मतलब सब मुझे मिलकर इतने दिन से बेवकूफ़ बना रहे थे और मैं पागल बन भी गई। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं चाहता था कि आप मुझसे प्यार करें, यानी कि देव से, ना कि दिवाकर त्रिपाठी से, जिसे आप सिर्फ शब्दों में महसूस करती हैं। असलियत में तो देव जैसा उसमें कुछ है ही नहीं। वो अच्छा भले ही लिखता हो, उसके लाखों फैंस भी होंगे, लेकिन फिर भी वो देव नहीं है। लेकिन मैं तो देव की कायल 2 दिन में ही हो गई, जबकि दिवाकर त्रिपाठी का कायल होने में मुझे 3 साल लगे थे। इसलिए तो मैं आपसे देव बनकर मिला। तभी मैं सोचूं कि एक अनजान की तरफ मैं क्यों खिंचती चली जा रही हूँ। मुझे क्या पता था कि ये खिंचाव बेवजह नहीं है। एक नई सुबह की बेला में दोनों एक दूसरे में समाये एक दूसरे से गिला शिकवा कर रहे थे और सुबह 2 दिलों को एक जान बनता देख उस नई सुबह के किस्मत पर रस खा रही थी। और ताई माँ के साथ साथ उसके माता पिता को भी अब सब सच्चाई पता चल गई थी
कि अवनी और देव दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।